सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने काफ़ी दिन इंडस्ट्री में काम किया, ऑलमोस्ट 40 इयर्स आपके एक्सपीरियंस है। पहला जो टाइम था, जिस टाइम सान फिल्म में आप काम किए थे, उस टाइम से लेकर अभी तक 2025, उस टाइम में क्या होता कि आपको फिल्म डब करना पड़ता था। उस टाइम एक बार आपने शूट किया, फिर मान लो 6 मंथ या 1 साल के बाद फिर आके आपको डब करना पड़ता, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अभी तो कुछ फिल्म में सिंक साउंड डेवलप हुआ है, सिंक साउंड, तो कुछ फिल्म में शायद आपको डब नहीं करना पड़ता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस डबिंग में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपका सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि क्या था, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहले आया था तो सिर्फ डबिंग होती थी। डबिंग इसलिए होती थी कि वहाँ पर ज़्यादातर के टू यूज़ अ कैमरा कॉल दी एरी, नॉट इवन 3। तो जब एरीफ्लेक्स कैमरा शुरू होता था, इट वाज लाइक अ रेलवे ट्रेन, स्टार्ट साउंड, स्टार्ट कैमरा, ऐसा। तो यू कुडंट हियर योरसेल्फ स्पीक, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। कभी खुद अपना डायलॉग नहीं सुनाई देता। तो कैमरा का आवाज़ इतना लाउड था, तो हर पूरी फिल्म को डब करना पड़ता था। और हमारे पास माइक्रोफोन्स भी नहीं, लैपल माइक्स भी नहीं होते थे, बूम माइक होता था। तो विद दैट यू हैड टू डब द फुल फिल्म। वेरी फॉर एन एक्टर, जो थिएटर एक्टर्स है या कोई भी एक्टर हो, इट्स अ टेरेबल सिचुएशन। क्योंकि आपने काम क्या है कि आप अगर इमोशनल सीन कर रहे हो तो आपको उस समय जो भी इमोशन करना है वो आप कर लेते हैं, और अब चार्ज होके जो भी होता है वो आप अपना सीन करके चले जाते हैं। फिर 8 महीने बाद आपको बुलाया जाता है कि ये सीन अभी आप डब कीजिए। तब तक आप सीन भूल गए हैं, आप किसी और पिक्चर में घुस गए हैं, 8 महीने बीत गए। तो यू टू रिक्रिएट दैट इमोशन फॉर द ऑडियो ट्रैक इज लाइक डूइंग डबल काम करना पड़ता है। क्योंकि यू व्हेन यू आर डबिंग अ सीन यू हैव टू इमोट, तो वो इमोशन डालना पड़ता है। बगैर वो सीन के आपको कोल्ड थिएटर में डाके माइक्रोफोन रख के कहते हैं अभी ये जो रोमांटिक सीन किया या इमोशनल सीन किया उसको डब करो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। And though we dubbed, but I don't know, I know very few actors who actually enjoyed dubbing. I did it, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे करना पड़ रहा था। There was no saying no, you had to dub. तो आहिस्ता आहिस्ता सीख के हमने मतलब हम मैनेज कर लिए। But I used to lose at least 10 to 15% of my performance in dubbing. Some people gain in dubbing. I know 1 or 2 actors जिन्होंने कहा कि हम तो डबिंग में ही मतलब अपना पूरा बनाते, दे वर वेरी स्किल्ड। मुझे तो हमेशा डिसएडवांटेज रहा है डबिंग में। आई ऑलवेज फील कि वो इमोशन जो मैंने सीन में किया वो वापस लाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज योर माइंड इज गॉन समवेयर एल्स। आज के ज़माने में इट्स मच बेटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। लैपल माइक्स जैसे आपने मुझे पहनाया तो आवाज़ का थोड़ा ट्रैक तो होता है, इमोशन होता है। लेकिन अभी भी तो एक आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब हमारा ये सब चल रहा था तो एक ओवरसीज BBC की एक फिल्म बन रही थी कॉल्ड बॉम्बे ब्लूज, विच वाज मेड बाय ITV और समथिंग लाइक दैट, और वो भी बॉम्बे में शूट कर रहे थे। और उन्होंने माइक्स लगा के हमें बाहर शूटिंग करवा के, तो आई वाज सरप्राइज। आई सेड हमारे लोग तो कहते हैं इतनी बाहर की आवाज़ है, वील हैव टू डब। So I went to the sound people and I said, how come you're shooting in Bombay city and you're not dubbing? So he showed me a console which was doing online editing of sound. So the question was कि लोग sound पे invest नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था डबिंग थी। अब ये जो मशीन उसने मुझे दिखाया for television series called Bombay Blues, ये मशीन जो उसने मुझे दिखाया, he said, I am online filtering the outside sound and I'm separating the dialogue track online. But that machine, in those days, I'm talking about mid-80s, that machine was worth $100,000. तो 80 लाख की मशीन थी जो साउंड डिपार्टमेंट में the engineer on the sound was handling that machine. So there was no investment in sound. अब जाके हुआ है. Then I did a film with Mr. Shyam Benegal again called Frikal, which was photographed by the legendary Ashok Mehta. It was all shot in candlelight with sync sound, with blimped cameras. पुराने ज़माने के वो आते थे ना, Mitchell cameras, which you shift it and it's got completely blimped. Now that was one film that we didn't dub at all. Trikal, way back in the 80s.
which Shyam Benegal Saab made. We shot it in Goa, we shot it in candlelight, and it was all sync sound, and we didn't, there was no dubbing involved. But we were shooting in Goa, there was not that much outside sound. But this machine, this investment, this really surprised me, because he said it can be done, because you can shoot in Bombay City or any city if you have the right equipment. So it was possible at that time. Lekin film industry didn't invest in sound. Today the sound is better, but I still find that there is dubbing, depending on the scene. काफ़ी कुछ OTT पे काफ़ी मतलब अभी कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ डबिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर का काम कर रहे हैं, आउटडोर वर्क कर रहे हैं, तो अभी भी डब करना ज़रूरी है. अभी भी डब कर रहे हैं हम, नॉट एज मच एज वी वर, लेकिन एक 5-10% की डबिंग निकल आती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज देयर इज आउटसाइड साउंड. But if you're doing, like we're working in an indoor space, and I hope you don't have to dub this, but that's the difference now. So the technology has improved, and thankfully for actors, so we managed to, so you do what you, a lot of actors also like dubbing because उनको उस समय अगर lines के साथ problem होता था या वो अपने dialogue याद नहीं करना चाहते, जो भी था. But for me personally, I have always liked to do sync sound. मतलब इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं. जैसे कि अब डबिंग में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, एक जगह है. एक्टिंग में थोड़ा डायलॉग्स, जैसे कि आप बोले कि एक्टर्स डायलॉग याद नहीं रख पाते थे, तो वो डबिंग में कर पाते थे, लेकिन इमोशन जो था वो सिंग साउंड में ही ज़्यादा. It's a personal thing. देखो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. जिसमें कह रहा हूँ कुछ एक्टरों के लिए डबिंग बहुत हेल्पफुल होता था कि अगर कोई ग्लिचेस हो या कुछ हो. आई हैव अ थिएटर बैकग्राउंड, तो मेरी आदत हमेशा ये रही है कि आई लर्न माई लाइन्स. आई नो देयर आर सम एक्टर्स हु फील दैट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न योर लाइन्स. दैट्स ओके विथ whoever's doing it, and that's a school of thought. And some actors manage to do it very well, and they put it down to spontaneity and the freshness. So I understand all that. But I am a little old school that way. I like to prepare my lines, go over them so that I know the scene, I know what I'm saying, I know why I'm saying it, hopefully, and all that sort of stuff. So in that respect, I'm a little conventional as it comes to knowing your lines and rehearsing lines and understanding the scene. And that's the way I work. So for me, I prefer sync sound because I'm working with the format of my lines, and I'm working in a scene, and then if there's any improvisation to be done या कुछ करना है, extra करना है, it comes from there, that after the scene is prepared, then we can expand on it or move within it and do things. I'm from that school of thought. So personally for me, I think dubbing, is a pain in the backside. I don't enjoy it at all. I feel that my performance I lose in dubbing. Wasn't it? Comes 5 months later, yeah. I mean, you finish the scene and you've gone on, your life is gone on somewhere else. You're doing something else, your mind is gone. फिर बुलाते कि भैया वो scene जो आपने 5 महीने पहले किया था, वो आके डब करो. For me, that is in itself a disadvantage. Because मैं भौंकला जाता हूँ कि भैया ये कौन सा scene है, क्या emotion था, कुछ था. But today it's better because you may have to dub some action scenes जो बाहर के होते हैं, outside sound होता है. आपका एक एक्सपीरियंस, आपने एक इंटरव्यू मैंने सुना था, जब जावेद जी के पास गए थे, आप पहले उनको पहचान नहीं पाए थे. सॉरी, जावेद अख्तर जी को. अरे वो दूसरी कहानी है यार. इसमें साउंड का क्या लेना. नहीं साउंड की नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप बताए, आप कितने साल काम किए, ऐसा कुछ. तो यही मेरा एक्सपीरियंस था ना. जावेद साहब से मेरी मुलाकात हुई. जावेद अख्तर साहब जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, शोले, जंजीर, दीवार. तो मुझे उनको हमारी एक फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड, जिन्होंने कहा कि जब मेरे साथ, मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता, तो उसने थिएटर भी कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फिल्मों में आना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, मैं जानता नहीं. तो उन्होंने कहा आओ मैं आपको मिलवा दूंगी आपसे. तो उन्होंने मुझे जावेद साहब से मिलवाया. लेकिन उस ज़माने में अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, और आफ्टर ऑल इवेंचुअली फॉर्चुनेटली, बिकॉज ही डिड रिकमेंड मी, तो वो मतलब राइटर्स को हम शक्ल से पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी तस्वीरें छपती नहीं थी इतनी ज़्यादा जितने आर्टिस्ट की होती. एक स्टारडस्ट मैगजीन होता था, ज़्यादातर की तस्वीरें वहीं छपती थी लोगों की.
तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं जावेद साहब को रिकग्नाइज नहीं कर पाया विजुअली, फेस वाइज, और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने परिचय करवाया कि आप जादू कह के चले गई। तो मैं खड़ा था वहाँ पर, मैंने कहा जादू कौन है ये, मतलब क्या है जादू। तो ऐसी बात शुरू हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जावेद अख्तर साहब हैं जिन्होंने, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है जावेद साहब का। तो जब मैंने पूछा उनको कि सर आप राइटर हैं, आप क्या लिखा आपने, तो उन्होंने ऐसे ही कहा भाई कुछ नहीं भाई, कुछ छोटी मोटी फिल्में लिखता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पर भी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला कौन सी फिल्में लिखा, तो भाई जंजीर, दीवार, शोले। तो मैं हे भगवान, ये तो जावेद अख्तर हैं। मैंने बहुत माफ़ी मांगी उनसे, मेरा साहब रियली सॉरी ये वो। और मैं सीमा को ढूंढ रहा था जिन्होंने हमारे परिचय, कहाँ गई ये लड़की। तो ऐसा हुआ। एंड फिर जावेद साहब वाज वेरी गुड, वाज फैंटास्टिक। उन्होंने कहा अपना नंबर दे दिया। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, तो मैंने एक लिटरली जैसे अखबार पढ़ी हमारे सामने, एक थोड़ा सा वो कागज़ फाड़ के उस पर लिख के उनको नंबर दे दिया मैंने। उन्होंने अपने कुर्ते में डाल दी, कुर्ती की जेब में रख दी उन्होंने, और चले गए वो। तो मैंने सोचा कि भैया अगर मेरा चांस होता भी फिल्मों में आने का, तो अब तो नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे कभी रिकमेंड नहीं करने वाले अभी। मतलब इतना फोपा हुआ मुझसे, लाइक पुटिंग योर फुट इन योर माउथ, आई पुट माई होल लेग इन माई माउथ। तो मैंने कहा नहीं होने वाला। लेकिन आई गॉट अ फोन कॉल 2-3 days आफ्टर दैट फ्रॉम सिपी फिल्म्स, और शान मिल गई मुझे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जावेद साहब, आप जहाँ भी हो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स तो आई गॉट शान बाय दैट, लिटरली रिकमेंडेड, सिपी फिल्म्स कॉल्ड मी, एंड I started my in mainstream cinema. Shaan was my first film, so that's how it began for me actually, with a comedy of errors. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन साउंड के बारे में और आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमने सुना। होपफुली सर का जो एक्सपीरियंस है आप लोग समझ पाए होंगे थ्रू द साउंड। और थैंक यू सर, आपने हमारा कीमती वक्त दिया हमारे चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़ा